प्रदीप जी, कोई कांग्रेस का एमएलए या कोई निर्दलीय एमएलए अगर किसान आंदोलन के पक्ष में आए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैम से विधायक जो बलराज गुंडू जी, वो किसान आंदोलन के पक्ष में थे, तो कुछ दिन पहले उनके घर पे ईडी के छापे लगे, तो उस बस पर क्या यही है सरकार। अगर तोता बन के रहोगे तो ठीक है, तोता बन के नहीं रहोगे तो आजा। व्यापारी है वो, उसने अपने दम पे अपने कर्म से व्यापार को खड़ा किया है। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रदीप गील जी। तो आज हम उनसे देश व प्रदेश के अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किसान आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार अमन जी, पहले तो मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं आपके YouTube चैनल को, और बधाई देता हूं कि आपने एक नया प्रयास किया और आम आदमी की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना ये चैनल शुरू किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ आपके YouTube चैनल को भी मेरी बेस्ट विशेष है। प्रदीप जी, आंदोलन को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और बहुत ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। पंजाब की सरकार वहाँ के किसानों को जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दे रही है। हरियाणा की सरकार और दुष्यंत सरकार जो गठबंधन सरकार है उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा की सरकार लंबे समय से इस आंदोलन को मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ देख रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर सेंटर में भी सरकार इन्हीं की है। ये बोलने से डरते हैं, बचते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश का किसान, यूपी का किसान, पंजाब का किसान और पूरे भारतवर्ष का किसान 3 महीने से लगभग जो है हमारे बॉर्डरों पर बैठा है और बड़ा शांतिपूर्ण धरना दे करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। लेकिन किस प्रकार की सरकार इस देश में बनी? मोदी जी जब देश में सत्तासीन हुए थे, लोगों ने इनसे उम्मीद करी थी कि किसान के कमेरे की, आम आदमी की कहीं ना कहीं सुध लेंगे। लेकिन आज जहाँ व्यापारी की कमर टूटी पड़ी है, जहाँ कर्मचारी बदहाल है, किसान की तो ऐसी दशा है कि किसान आज अपनी फसल का उचित मूल्य, आगे बोनस देना और चीज़ें देना तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे जब और सरकारें होती थी, तो कहीं न कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट पहली कलम से लागू कर देंगे, किसान को समर्थन मूल्य देंगे, ये सब बातें। और एक बात और अजीब सी अमन जी, जब हम कई बार मोदी जी की मन की बात रेडियो और टीवी के माध्यम से सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक प्रधानमंत्री जिसके जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसके चारों ओर किसान धरने पे बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इतनी क्या मजबूरियां हैं? लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन एक हमारा अधिकार है, और 200 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। उन किसानों के लिए कोई एक शब्द ना बोलना, एक संसद चली, एक मौन ना रखना। लेकिन इनका दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ गया है। जो लोग कहते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं, जो लोग कहते थे कि मैं एक आम घर से चल करके जो है ना देश की तस्वीर बदलूंगा, वो अच्छी लगती थी, लुभावनी बातें लगती थी, लेकिन आज उसका दोहरा चरित्र आपके सामने है। प्रदीप जी, जैसे कि इट्टल कला गांव जींद विधानसभा में आता है, मैं उन शहीद परिवारों से भी मिला हूं। वहाँ पर बता रहे थे जैसे सरकार के जो विधायक है, सांसद है, कोई भी नहीं आया, जो लोकल कांग्रेस के नेता वो भी नहीं आए। क्या आप वहाँ पे गए या नहीं गए? नहीं, आपकी सुनने समझने में शायद कोई गलती रही होगी। मैं खुद वहाँ बैठ के भी आया हूँ शहीद के परिवार में। वो परिवार मेरा ही परिवार है। मेरा बड़ा गांव पड़ता है इट्टल कला, मेरा खुद का गांव इट्टल खुर्द है। मैं भी खुद भी गया हूँ, और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि 2 लाख रुपए हुड्डा साहब और पूरे विधायक दल की तरफ से उस परिवार को जो है, हमारे विधायक जैसे सफ़ीदों से विधायक हैं अपने सुभाष गांगुली जी, उनके साथ हमारे सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से जो विधायक हैं, हमारा नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज जी, और उनके साथ हमारे सीनियर विधायक मोहना से मलिक साहब जो है, ये सभी विधायक, परमिंदर ढुल जी, ये सभी हम लोग गए उस परिवार के साथ, दुख में शरीक हुए, और जितना हमसे बन पड़ता था हम लोगों ने उस परिवार का सहयोग किया। और समय आने पर जितने भी हरियाणा प्रदेश में किसान शहीद हुए हैं, अगर कल को सरकार बनती है तो उनके हम उस चीज़ को तो हम नहीं ला सकते जो उस परिवार ने गवा दी, लेकिन
कहीं ना कहीं उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़े होकर के उनकी कहीं ना कहीं जो मांगे हैं या उनके परिवार का जो सहारा छिन गया है, चाहे वो नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, तो उसमें ज़रूर उनकी वकालत करेंगे। प्रदीप जी, जैसे बीजेपी सरकार भी किसानों के मुद्दे पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर सत्ता में आई है। अभी जो आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार शहीद किसानों को नौकरी देगी, कल को सरकार आ जाती है, कहीं मतलब इस वादे को भूल तो नहीं जाएगी कांग्रेस सरकार? देखिए, मैं कोई आज किसी बड़े पद पे तो नहीं हूँ, मैं कोई विधायक नहीं, पूर्व विधायक नहीं, परंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जब पूरे हरियाणा प्रदेश से लोकदल को छोड़ करके, जेजेपी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ भाग रहे थे, सत्ता की मलाई खाने भाग रहे थे, तो आपका भाई उस वक्त कांग्रेस में गया था। मेरे दिमाग में क्या चीज़ थी? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अगर किसान कमेरे और कर्मचारी के लिए कभी काम हुआ है तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में जो है कांग्रेस में हुआ है। और जो जो उन्होंने वादे किए, जब जब कोई इस तरह के आंदोलन हुए, सिस्टम हुआ, तो उन्होंने जो जो वादे किए लगभग मैंने तो ये देखा है कि उन्होंने पूर्ण किए। और मैं उस वक्त भी मैंने संघर्ष अपनी झोली में डाला था, ना कि सत्ता की मलाई खाने हम लोग बीजेपी में चले गए थे। लेकिन मैं आपके सवाल पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात से इंश्योर हूँ कि आने वाला समय जब सत्ता में कांग्रेस का होगा तो उन लोगों के आंसू जरूर पोंछे जाएंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस इस बात का इंतजार करे कि हमारी सरकार आएगी, सत्ता में आने के बाद तो हम शहीद किसानों को नौकरी और मुआवजा देंगे, तो ये नहीं कर सकती कि कांग्रेस सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है गठबंधन सरकार, उस पर दबाव बनाए नौकरी के लिए? देखिए, किस प्रकार की सरकार बनी है अमन बाबू, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आज सरकार ने लगभग 3 महीने से जिन किसानों की सुध नहीं ली, हर दिन, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, पूरे जितने भी विधायक, पूर्व विधायक और जो किरण जी हैं, हर आदमी जो है इन मुद्दों को लगातार उठाए जा रहा है। सत्र अब आ रहा है, सत्र के अंदर भी हमारे विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी चीज़ों की तैयारी कर रखी है, वो सारी आवाज़ें वहाँ उठाएंगे। लेकिन आज लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार बनी हुई है, इससे बड़ा और होगा क्या? आज विधायक, पूर्व विधायक, सिस्टम, सभी लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने साथ लाव लश्कर लेकर के चल रहे हैं। लाव लश्कर किस लिए? कहीं कोई जनता इनका बहिष्कार ना कर दे। आज इनके देखो, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा एक पिलर है, अगर उसकी अनदेखी होगी तो आने वाला समय इनके लिए बड़ा जो है ना गलत होने वाला है। हाँ ठीक है, एक बार दाव लग जाता है इंसान का, लेकिन अगर इनको लंबी राजनीति करनी थी तो इन्हें अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे और किसान की आज अनदेखी नहीं करनी चाहिए। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस सरकार में फूट पड़ चुकी है जो केंद्र की जो कांग्रेस पार्टी है? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में 14 नेताओं ने मतलब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मीटिंग की, आपको नहीं लगता? देखिए, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, और मैं तो ये कहता हूँ कि खुली विचारधारा की पार्टी है। मेरा मत, मेरा बोलना, ये मेरा एक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जब कांग्रेस की जहाँ लड़ाई होती है, कांग्रेस के अंदर जहाँ काम होता है, संघर्ष होता है, तो सभी लोग आपको एक मंच पे नज़र आएंगे। चाहे वो बड़ौदा चुनाव था और चुनाव थे, हर नेता की जहाँ ड्यूटी लगती है, लेकिन किस प्रकार से मीटिंग करना, मीटिंग करके क्या उन्होंने डिस्कस किया, ये तो अंदर की बात है। कोई बात ऐसी थोड़ी आई आपके सामने कि वहाँ फूट डल गई। हाँ, विपक्ष को जब कोई चीज़ें नहीं मिलती तब विपक्ष एक ही बात करता है कि इनके अंदर फूट हो गई। किसान आंदोलन में भी वो बात कर रहे हैं। आज मैं एबीपी न्यूज़ का टकैत जी का वो सुन रहा था आपके चैनल पे, कि वो बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा बनाए हुए थे। टकैत जी एक ही बात कह रहे थे, एमएसपी दो। टकैत जी एक ही बात कह रहे थे कि भाई कानून वापस लो। ये सारे टीवी चैनल 26 जनवरी के बाद एक्टिव क्यों हो गए? 26 जनवरी के बाद किसान को कहीं ना कहीं इसका मतलब जो है ना इसकी छवि खराब की जाए, किसान का आंदोलन को पथभ्रष्ट किया जाए। किस प्रकार से कुछ लोगों ने जा कर के वहाँ पर हुड़दंग किया, वो लोग कौन थे, उनके चेहरे भी उजागर हुए। सोशल मीडिया पे बताया गया कि कौन कौन लोग थे और वो कैसे पहुँच गए।
जिस हमारे लाल किला जो हमारी धरोहर है, हमारी बहुत बड़ी एक हिंदुस्तान की जो है ना एक बहुत डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उसका एक सम्मान है लाल किले का। वहाँ सीआरपीएफ तैनात होती थी, सिस्टम होता था, उनको सबको बाकायदा सिस्टम से हटाया गया, सिस्टम किया गया, उन लोगों को दाखिल किया गया। किस प्रकार से ये तो लोग करेंगे, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, जो है ना डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। उन चीज़ों को दबाने के लिए कांग्रेस में फूट चल रही है। ये मुद्दा बना दिया, आज मुद्दा बना दिया कि 40 जो हमारे किसान नेता हैं उनमें फूट है। अरे किसी में फूट नहीं है, तुम्हारे अंदर एक छोटी सोच है कि अगर इस आंदोलन को जातिगत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोग हैं, सभी किसानी के लोग हैं, तो इसको क्या करें, इन नेताओं में डिवाइडेशन करने की कोशिश करी। जब वो भी नहीं हुआ तो इनके चैनलों ने हमारे किसान भाइयों को जो है ना आतंकी बता दिया, इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। इनके नेताओं ने इतनी छोटी बात कर दी, इनको ये नहीं पता किसान के बगैर सांस नहीं ले सकते। प्रदीप जी, दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर के कल भी दाम बढ़ गए हैं। तो जैसे कि दाम बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे? अमन जी, अनप्रैक्टिकल सरकार है। आदमी जिसका घर चल रहा है ना, आप ये माइक ले जा करके उससे पूछो कि चोट कितनी बड़ी है। आप जिस बाइक पर बैठ के आए हैं, आज पेट्रोल की मार आप पे पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो लाव लश्कर लेके चलते हैं। घर परिवार में वो खुद कहते हैं कि मेरे बच्चे और ना मेरा कोई घर परिवार है, तो इट मीन्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस परिवार में बच्चे हैं, जो अपने एक आम आदमी, चाहे वो किसान है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पाल रहा है, वो उस पर डीजल पेट्रोल का क्या इफ़ेक्ट है, क्या डीजल का इफ़ेक्ट दैनिक दिनचर्या की जो हमारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट से आएंगी, क्या वो महंगी नहीं होंगी? अमन जी, होंगी। आज पेट्रोल के अंदर, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आज आम आदमी बाइक से लेकर गाड़ियां चला रहा है, क्या उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा? पेट्रोल डीजल पीछे सस्ता है, इनके टैक्सेस जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि आज आप जब बाइक लेते हो तब भी आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, फिर भी टोल टैक्स लगता है आपके ऊपर। 4-4 बार हम रोड टैक्स देते हैं और हमारे पेट्रोल डीजल की पर्ची में भी रोड टैक्स लगता है। प्रदीप जी, जैसे कि अभी विधानसभा स्टार्ट होने वाला, विधानसभा सत्र, तो जैसे कि 26 जनवरी को जो बेकसूर किसान हैं, जो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, उन पर भी झूठी धाराओं के तहत अनेक मुकदमे दर्ज करके तिहाड़ जेल में डाल दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान क्या विपक्ष केंद्र सरकार और इस पे हरियाणा सरकार पर दबाव बनाएगा, ये विपक्ष कानून वापस लेने के लिए और ये मुकदमे वापस लेने के लिए? बिल्कुल गए, राज्यपाल जी के पास भी गए, सारे काम किए, आज भी कर रहे हैं। और विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई जा रही है। विपक्ष की भूमिका देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष खिलाफत कर सकता है आंदोलन में शरीक होकर के, और अपना विधानसभा स्तर में या प्रेस मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी संभव हो सके, उस आदमी की आवाज़ बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने की। लेकिन सरकार ही ऐसी बनी हुई है कि इनका जो आदेश पारित होता है वो दिल्ली से पारित होता है। ये अपंगु सरकार है, इनके डिसीजन ये खुद नहीं ले सकते। माननीय मुख्यमंत्री खुद डिसीजन ले ही नहीं सकते। ये लोग डिसीजन मेकर नहीं हैं, ये तो फॉलोअर हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से आदेश आ गया तो वही उसी को करेंगे, अदरवाइज इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया मरती मरे, किसान मरता मरे, व्यापारी की कमर टूट गई मेरे भाई। आज ना किसान के साथ साथ कभी छोटे व्यापारी की दुकान पर जाकर ये माइक लगा करके देखो, 70% व्यापार खत्म हो चुका है। क्या किया इन लोगों ने? नोटबंदी की कुछ असर हुआ इस देश में? कुछ बदलाव आया? आपने 2000 का नोट लागू कर दिया, उस 2000 के नोट से कराए मतलब जो है ना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? आज एक आदमी को 2 करोड़ रुपए रखने आसान हो गए ब्लैक मनी के। अगर 1000 के नोट थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसे 500 का नोट था तो और ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आपने नोट छोटा करने की बजाय और बड़ा कर दिया। लेकिन क्या उसका कोई असर हुआ? उसका असर हुआ व्यापार पे।
व्यापार पे बहुत बड़ी कमर तोड़ी गई व्यापार की उस वक्त। दूसरा फिर जीएसटी ले आए। जीएसटी में आज भी हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंटों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बड़े परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, फाइलें उठा करके इनके ऑफिसों में ही खड़ा है। बीजेपी सरकार का एक मिनट के लिए सुनिए आप, व्यापारी वहाँ पर भी मरा, जीएसटी में भी। तीसरी कमर तोड़ी गई कोरोना का बोल के। कोरोना नाम की चीज़ अगर इस हिंदुस्तान में है तो आज लाखों किसान रोडों पर बैठा है। कहाँ है कोरोना? कोरोना की आड़ में मेडिसिन व्यापार को, सिस्टम को, जो ऊपर लेवल पर एक मास्क आज किसी ने लिया, कितने लाखों हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ होगा इसमें, आप सोच भी नहीं सकते। प्रदीप जी, जीएसटी तो केंद्र सरकार, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी लाना चाहती थी। आप किसी भी चीज़ को लाने के लिए उसका प्रारूप तो तैयार करोगे या थोप दोगे? आपने रातों रात नोटबंदी की, किसकी कमर टूटी? आम आदमी की। जीएसटी लागू करने से पहले आपने उसका प्रारूप तैयार करके लोगों तक पहुंचाया होता। गुड गवर्नेंस करने के लिए हम टैक्स क्या हम पहले नहीं देते थे? पहले भी देते थे। जीएसटी का विरोध हमने किया क्या? हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि उस जीएसटी के अंदर किस तरीके से आज व्यापारी परेशान है, आप उसका क्यों नहीं निदान करते? उसको क्वार्टरली जो है ना जा कर के अगर अपनी आईटीआर भरनी पड़ रही है तो वो तो आज वही खड़ा है बेचारा। एक आदमी तो उसको स्पेशली इस चीज़ पे लगाना पड़ गया। मतलब प्रैक्टिकल करके हम नोटबंदी के कौन से खिलाफ हैं? नोटबंदी करने से पहले क्या सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया? क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि आम आदमी आराम से जा कर के, अरे रोडों पर, सड़कों पर अगर कोई खड़ा हुआ बैंकों के बाहर तो नेता या अभिनेता या जिन चोरों को ये पकड़ना चाहते थे वो कोई नहीं खड़ा हुआ। उनके नोट कहाँ से बदल गए? कौन सा कई हजार करोड़ रुपया पकड़ लिया गवर्नमेंट ने? कितना बड़ा खर्च हुआ? आप बारीकी से जांच करें अमन जी कि कितना हजार करोड़ रुपया हमारी प्रिंटिंग प्रेस, जो हमारी रिजर्व बैंक हमारा जो नोट तैयार करती है, कितने हजार करोड़ लग गया होगा? आपको पता है इस बात का? जो नई करेंसी आपने छापी, लेकिन उसको छापने से पहले, उस सिस्टम को करने से पहले क्या आपने वो तैयार किया? प्रदीप जी, हम कृषि कानून पर अब बात करें। हाँ। तो जैसे बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि जो कृषि कानून है किसानों के हित में है और जो इसको विपक्ष कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। तो देखिए, हम अगर किसान की बात उठाएं, धरने पे जाएं, तो किसान को हम बरगला रहे हैं। विपक्ष ना करे तो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नाकारा है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि हाँ, विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो साथी बिल्कुल खुली डिबेट कराइए मेरी, बीजेपी के नेता को किसी को माइक पे तो लेके आओ। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे यहाँ भी 10 एकड़ ज़मीन है, अभी मैंने 3 एकड़ में सरसों बो रखी है। अनप्रैक्टिकल सरकार है, इन्हें यही नहीं पता। आज आपने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम। अरे ऑनलाइन किसान को क्या सिखाया है अभी तक? कुछ है आपने? ऑनलाइन में मेरी अगर 3 मण सरसों होगी या 30 मण होगी, आपने कर दिया कि हम लेंगे 27 मण, 3 मण वो कहाँ लेके जाए? बताइए मेरे को। वो लेकर के गया किसी किराए के ट्रैक्टर में, सिस्टम में, आपने 27 मण तोल ली, 3 मण उसको घर पहुंचा दी। व्हाट द हेल यार! किस प्रकार से आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं किसान को? आपने तो किसान की कमर ही तोड़ी है और कुछ नहीं किया। आज गन्ने की पेमेंट जो है लोगों की पेंडिंग पड़ी है, बेचारा कैसे करे? अब ये कहते हैं कि किसान बिल बढ़िया हैं। मैं बताता हूँ किसान बिल बढ़िया हैं घटिया हैं। किसान बिल तो अगर ये लागू हो जाते हैं तो आज जो लोग वैसे बैठे हैं ना, शहरी लोग जो बैठे हैं, हम लोग जो बैठे हैं और चुप बैठे हैं, किसान के इस आंदोलन को सिर्फ वॉच आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे, तो मेरे भाई समझ लो इसकी मार आप पे पड़नी है। पड़ेगी कैसे? मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। मंडियां ख़त्म हो गई तो खुले में आप का दाम देने वाला एक समय था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हरित क्रांति आई थी और कानून बने थे कि आप स्टॉक इतने से ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं कर सकते। आज तो खुला छोड़ दिया।
कि आप कितना स्टॉक करो व्यापारी को। अगर वो स्टॉक कर लेगा तो ब्लैक मार्केटिंग होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। आज जो आटा आपको 15 रुपये 20 रुपये किलो मिल जाएगा, अच्छा आटा, वो आटा हो सकता है मेरे भाई कमर तो उस दिन टूटेगी, उस दिन जिस दिन 100 रुपये किलो भी मिल जाएगा। प्रदीप जी, मैं एक बार आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। जैसे कांग्रेस सरकार है, उसका भी स्टैंड कोई क्लियर नहीं है किसानों के पक्ष में। जैसे कि पंजाब सरकार है, अमरिंदर सिंह गिल जी, वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार इसको 12 महीने के बजाय 24 महीने के लिए इस कानून को डिले करती है, तो इस पर रोक लगाती है 24 महीने के लिए, तो किसान नेता इस पर कुछ सोचेंगे और इस आंदोलन को ख़त्म करने की में कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कि क्यों चाह रही है सरकार। सरकार तो इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रही है। नहीं, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। अरे मैं बता तो रहा हूँ ना कि कांग्रेस की सरकार है, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अमरिंदर जी ने तो ये भी करा है कि मैं कोई भी एमएसपी से नीचे करेगा, खरीदेगा तो उसको मैं सज़ा का प्रावधान भी कर दिया। उस चीज़ को भी तो आप बताओ ना। लेकिन कांग्रेस की सरकार या हमारा व्यक्तिगत जो मेरा मानना है कि अगर इस आंदोलन, सरकार क्या चाहती है कि 2 साल का एक लॉलीपॉप दिया जाए और इनको उठा दिया जाए। उस लॉलीपॉप में मतलब अमरिंदर सिंह भी तो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको थोड़े ज़्यादा दिन स्टे कर दिया जाए, 12 महीने के बजाय 24 महीने स्टे किया जाए, फिर चुनाव आ जाएंगे। देखो, हाँ चुनाव आ जाएंगे, तो उस चुनाव के दौरान मैं आपको, किसान क्यों डरा हुआ है फिर? किसान इसीलिए तो डरा हुआ है कि सिर्फ हमें उठाना चाहते हैं। उनका अपनी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, उन्होंने तो जो किया है हम उसको सराहते हैं कि भाई बिल्कुल बढ़िया कानून बनाया कि एमएसपी से नीचे खरीदने वाले को हम सज़ा देंगे। लेकिन मैं आपका उसका जवाब क्लियर कर देता हूँ पहले कि उन्होंने ये कहा कि भाई उनको विचार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा उठ जाना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि विचार करना चाहिए। नहीं, उन्होंने अपने इंडियन एक्सप्रेस एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर कुछ नेताओं से मेरी बात भी हुई है, बात भी चल रही है, तो कुछ नेता इस पर विचार कर सकते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब मेरे कुछ व्यूज़ हैं तो मैं भी देता हूँ जा करके वहाँ धरने पे कि भाई आप अपन ये ऐसा करना चाहिए। वो विचार हो सकते हैं, वो तो 40 सदस्यीय कमेटी और पूरा किसान जो वहाँ बैठा है, हम निर्णय करने के अधिकारी नहीं है। पॉलिटिकल आदमी कोई निर्णय करने का अधिकारी नहीं है। वो अधिकार उस किसान को है जो वहाँ बैठा है। वो निर्णय, मैं मेरी राय दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, परंतु अगर सामने से ये बात आए कि नहीं जी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो डर रहे हैं और उनका डर वाजिब भी है। इस सरकार ने सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। क्या यही लोग नहीं थे जिन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पहली कलम से लागू कर देंगे? क्या यही धनखड़ जी उस वक्त इस किसान मोर्चे के अध्यक्ष नहीं थे जिन्होंने प्रदर्शन किए थे स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए? कैसे विश्वास करें? प्रदीप जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो चेयरमैन थे हरियाणा से, हुड्डा साहब भी थे, तो तब कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में भी थे और केंद्र सरकार में भी थी, तब स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? देखिए, मैं स्पष्ट बताने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस में उस टाइम था नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, कोई भी जो आज 70 साल के अरसे में, 60 साल के अरसे में जो इस देश में बदलाव आया, जो क्रांति आई, जो चाहे वो हमारी जो है ना डिजिटल की आई, चाहे वो हमारी रोड्स की आई, चाहे हमारी ट्रेन्स की आई, चाहे हमारी दिल्ली के जैसे सिस्टम में मेट्रो की आई, क्या एक दिन में हो गया? कोई प्रारूप तैयार किया होगा, सरकारें चली जाती हैं, दोबारा उस पर विचार किया जाता है, अगली सरकारों का हक बनता है। पिछली सरकारें कभी मान लिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मान लिया इस देश के मुख्यमंत्री पर इसके अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके काम छूटे तो वो आगे इन्होंने किए, कांग्रेस सरकार ने किए। कांग्रेस से छूटे वो बीजेपी सरकार को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जैसे अभी एक कानून लागू कर दिया हाँ बीजेपी सरकार ने, और ये मैं बताना चाहता हूँ, मैंने खुद भी पढ़ा है और हुड्डा साहब के पास मेरा बैठने का एक दिन इंटरव्यू में उनके पास मौका मिला, तो उन्होंने बताया भी और बाकायदा तथ्य दिए थे आपके प्रेस मीडिया के साथियों को कि ये तथ्य हैं, मैंने तो इसके अंदर ये किया था कि कोई इससे कम खरीदेगा तो सज़ा होगी। जो अमरिंदर जी ने अभी किया है वो उन्होंने अपने टाइम में कर रखा है।
तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो जो पिछली सरकार की कुछ वादे होते हैं वो अगली सरकार पूरे करती है। जैसे कि अभी हाँ, बीजेपी सरकार ने जो कानून लागू किए हुए हैं और ये आंदोलन चल रहा है, अगर बीजेपी सरकार अपने इसी रवैये पे रही तो, और अगर किसानों की बात नहीं मानी, ये कानून लागू रहे और कल को कांग्रेस सरकार आ जाती है कल को, तो फिर कानून को वापस करेगी, हटाएगी कानून को? क्यों नहीं हटाने चाहिए, हटाएंगे। क्या गारंटी हटाएगी? गारंटी कोई शपथ पत्र चाहिए आपको? ये तो आने वाले समय में देखो, सरकारें क्या, ये सरकार शपथ पत्र दे के आई थी, सिर्फ अपना एक एजेंडा लेके आई थी, उस एजेंडे से बाहर काम कर रही है तो इसका विरोध हो रहा है। अगर उस एजेंडे पे काम करती तो इसका विरोध नहीं होता। लेकिन आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस सरकार क्या करेगी? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहेगी कि जो हमने किसान से वादा किया हम उसको पूरा करने का काम करें। मैं बताना भी चाहता हूं आपको, ये अडानी और अंबानी जो आज सरकार के मुखिया के पीछे बैठे हैं, ऐसी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, हम यूथ हैं, ऐसी क्या उतावलापन था कि कोरोना काल के अंदर यह अध्यादेश ला दिया गया? तो इसका मतलब खोट था। अगर खोट नहीं होता तो हमें एक बात भी करनी चाहिए थी कि इतना बड़ा कानून बनाना था तो किसान संगठनों को भी बुला लेना चाहिए कि हम किसान के हक का ये कानून बनाने जा रहे हैं। अब जिसको पता ही नहीं कि अगर आज 1 एकड़ में बाजरा बोना है तो कितने किलो बोना है। प्रदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बीज लगेगा, कांग्रेस सरकार अभी कह रही है तो अपने वादा पूरा करेगी। वादे तो प्रधानमंत्री ने भी बहुत किए थे जनता से, जैसे 15 लाख के 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी के बहुत सारे वादे किए थे। तो बताओ, मैंने बोल तो दिया, वादे तो करने के लिए होते हैं। एजेंडे सुनो, एक प्रारूप तैयार किया जाता है सरकार आने से पहले कि हम इस प्रारूप पे काम करेंगे। मैं अभी लेकिन सरकार जब उस पर काम ना करे तो उसका विरोध निश्चित है। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले खटखट टोल पर गया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने किसानों के विचार लिए। किसानों का मन भी उब गया हर पार्टी की तरफ से। किसान बोल रहे हैं कि हमें अभी किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल राजनीति के अंदर हूँ, मानता हूँ कि कुछ ऐसे चेहरे आए इस राजनीति में जिन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा और बड़े लेवल पे तोड़ा। और जब इंसान इस प्रकार से ठगा जाता है, आपको शायद ध्यान भी होगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जब इंसान ठगा जाता है तो वो, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ बोल रहे हैं आप, सीधा बोलिए। मैं बताता हूँ। हरियाणा प्रदेश में सहयोगी पार्टी है जेजेपी, और मैं भी उसका हिस्सा रहा। उस हिस्से में जब लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत जी को देखा था तो उनकी एक उम्मीद थी कि ये चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर काम करेंगे, और युवा चौधरी देवीलाल का नाम दिया गया। परंतु आज सत्तासीन होने के बाद अब जनता को ये लग रहा है कि तुम ठगे गए। हम तो पहले ही उनका हिस्सा मानना छोड़ गए थे क्योंकि हमने देख लिया था सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जनता का राजनीति से इस वजह से विश्वास उठता है, और वाजिब है अमन, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मेरी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं है अमन। मैं भी संघर्ष करके थोड़ा बहुत आज राजनीति में किसी पायदान पे पहुँचा हूँ, लेकिन मैं इसको बड़ा स्टडी कर चुका हूँ कि लोग कई बार दोहरा चरित्र। प्रदीप जी, जैसे कि आप पहले जेजेपी और इनेलो में भी रह चुके हैं पार्टी में, तो उस समय जो दुष्यंत चौटाला जी हैं 75% आरक्षण का बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया था, बहुत जिलों में प्रदर्शन भी किया था। मैंने खुद गुड़गांव में उनके साथ खड़ा, हाँ, गुड़गांव में प्रदर्शन किया था। तो अभी कुछ दिन पहले जो एसडीओ की भर्ती हुई है, तो बाहर के ज़्यादा लगाए हुए हैं, हरियाणा के तो बहुत नाम मात्र ही हैं, कुछ है ही भी नहीं हरियाणा के, तो उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ तो 75%। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ठग बंधन जो हुआ, अब लोगों का राजनीति से विश्वास उठे क्यों नहीं? राजनीति से तो विश्वास इसलिए उठता है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को बना करके आगे भेजते हैं तो उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें पनप जाती हैं कि ये इस तरीके के सामाजिक हित में काम करेगा। लेकिन जहाँ पर वो चीज़ें आ जाती हैं कि वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, तो फिर समाज का, जनता का उन लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। मैं अमन आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि पांचों उंगलियां कभी समान नहीं होती, और मैं ये भी कहता हूं कि 100% काम भी पूरे एक सरकार में नहीं हो पाते, मेरी जितना स्पष्ट कोई नहीं कहेगा, लेकिन प्रतिशत में 1% भी आज ये सरकार नहीं कर पाई है जो इनके मेन एजेंडे थे। चाहे युवा का रोजगार को ले लो, पेंशन को ले लो, चाहे किसान के मुद्दों को लेकर ले लो, कर्मचारी को वेतनमान को ले लो, ठीक है, हर चीज़ पे ये सरकार फेलियर है। सिर्फ और सिर्फ मज़ा ले रहे हैं सरकार का, लंबी लंबी गाड़ियाँ और लंबे लंबे काफले और ऊटर बज के निकलते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांग रही है अभी किसान आंदोलन पर, तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे से काम चलता तो इस्तीफा तो मेरी जेब में, मैं कभी भी दे दूंगा अगर किसानों की समस्या उससे सुलझती है तो। देखिए, अजय जी का कहना अगर करना हो जाए तो ये जनता मान ले। अगर अजय जी का कहना, जब आपको दिख रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान खिलाफ हो चुका है, पूरा हरियाणा प्रदेश और इस देश का किसान खिलाफ हो चुका है, आपकी राजनीति हरियाणा से चलती है, आपका बादल परिवार से बहुत पुराना संबंध है, बादल परिवार ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया कि नहीं दे दिया? वो उनके निजी विचार, वो किसानों के समर्थन में है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये समर्थन में नहीं है। नहीं, दुष्यंत चौटाला जी तो कह रहे हैं कि जो सत्ता तो किसानों के साथ है और जो विपक्ष है किसानों को इस कानून पर गुमराह कर रहा है। जाओ आप किसानों को समझाओ। अभी जो फसल की कटाई होगी, मना किया? अभी दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, जो अभी फसल की कटाई होगी उसको MSP पे खरीदेंगे और अकाउंट में 2 दिन में पैसे आएंगे। मजबूरी है, दे देंगे। अब इस बार दे देंगे, अगली बार क्या होगा? किसान इसी लॉलीपॉप से डरा हुआ है। किसने रोका दुष्यंत जी को? आप जाइए ना किसानों के बीच में, आप किसान के बेटे हैं, आप चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, किसने रोका आपको? जाइए आप धरनों पर। दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, सारे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपको किसने रोका? आप जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पे बिठाने वाले लोग हैं, आप जाइए उनके बीच में, करिए बात उनसे। किसने रोका आपको? अगर वो आपकी बात से सहमत हो जाएं तो हम आपकी बात से सहमत हैं। फिर नहीं, वो एक साइड तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं। ये जनता मूर्ख नहीं है, ये बन ली जितनी मूर्ख बननी थी। ये जनता अब समझ चुकी है, और राजनीति में लंबे समय तक 2 चरित्र नहीं चलेंगे, 2 चेहरे अमन बाबू नहीं चलेंगे। आपको एक बात पे स्टैंड लेना पड़ेगा। दिग्विजय जी कह रहे हैं, दिग्विजय जी चले जाए फिर किसान आंदोलन में। किसने रोका उनको? जाइए टोलों पे, रोकिए अपनी गाड़ी, सुनिए लोगों की पुकार। जिस आम घर में आप पलाथी मार के कभी रोटी खाते थे, आज वो ताई वेट कर रही है आपका, आज वो हमारी बहन बेटी वेट कर रही है, उन पे कुठाराघात हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप समझा के आइए उनको, जाइए आप। अभी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे दिया, उसमें जो सत्ता पक्ष है जैसे JJP और कांग्रेस, ये क्या नाम है, हरियाणा की जो BJP सरकार है, वो कह रही है वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के लिए इस्तीफा दिया है। मैं पहले भी उनको अच्छा नेता मानता रहा हूँ, और आज फिर बोल रहा हूँ TV चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं कभी भी इस प्रकार की राजनीति मैंने ना करी, और मैं राजनीति में कभी भी, मेरा स्पष्ट रहा है सिस्टम। मैं उनके इस्तीफे को सराहता हूँ। क्यों सराहता हूँ? क्योंकि उन्होंने सही किया, बढ़िया किया, उनके मन में आया, दे दिया इस्तीफा, बढ़िया बात है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर पूरे की पूरे सारे सिस्टम भी इस्तीफे दे दें तो इस सरकार को तो फर्क फिर भी नहीं पड़ता। इनके पक्ष में जो हमारे निर्दलीय विधायक बैठे हैं वो इस्तीफा दे दें, JJP के विधायक बैठे हैं वो इस्तीफा दे दें, फिर आ जाएगा मजा, कांग्रेस भी दे देगी। लेकिन उनके सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बन पा रही। सत्ता पक्ष तो विपक्ष का इस्तीफा मांग रहा है, जो JJP के नेता हैं, BJP के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष वालों को इस्तीफा देना चाहिए। कौन कह रहे हैं? JJP वाले। देखिए JJP, अच्छा तुम्हें नहीं देना चाहिए? आज कांग्रेस इस्तीफा दे दे, क्या हो जाएगा? क्या उससे ये सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी।
इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने से मतलब है। मन इनके जो विधायक हैं ना, हाँ, जो इनके विधायक हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि जनता के बीच में जाना है तो आज जो आंदोलन से बच रहे हैं, आज तो बच जाओगे, कोई बात नहीं, आज तो आप अपने एमएलए फ्लैट्स में रह लोगे, आज तो आप चंडीगढ़ स्टे कर लोगे, आना तो इसी जनता के बीच में पड़ेगा। अभी दुष्यंत जी का इस्तीफा मांग रहे थे कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, तो उस पर जेजेपी वालों ने कहा, जो जेजेपी के नेताओं ने, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सीट क्यों नहीं छोड़ रहे किसान आंदोलन के पक्ष में। देखिए, ना तो दीपेंद्र हुड्डा कोई राज्यसभा सांसद से ही दीपेंद्र हुड्डा है। अगर दीपेंद्र हुड्डा अगर राज्यसभा छोड़ दे, क्या वहाँ पर राज्यसभा में जो उन्होंने अभी किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी आवाज़ें उठाई, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तो क्या वो चल जाएगा? क्या काम चल जाएगा? अगर वो उनके इस्तीफा देने से अगर ये किसान आंदोलन जो है जीत में तब्दील हो सकता है तो भी वो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है इस बात का। अब हमारे, आपने अभी बोला चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कह रहा हूँ, चाहे कोई मेरे इसके लिए कोई आलोचना भी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत अच्छा किया उन्होंने, दे दिया, क्योंकि वो मात्र एक विधायक थे, दे दिया उन्होंने, कह दिया भाई मैंने इसी राजनीति करनी को नहीं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं लगा उनमें तो चौधरी देवीलाल वाली बात थी। जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के यहाँ आए सत्ता में, वो कहाँ बैठे हैं? प्रदीप जी, जैसे कि बरवाड़ा से विधायक हैं जो जोगीराम सियाग जी, उन्होंने जब चेयरमैनी मिल रही थी तो चेयरमैनी पे उन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन के पक्ष में हूँ, किसानों के पक्ष में हूँ, तो मैं ये चेयरमैनी नहीं लूँगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं चेयरमैनी का पद नहीं लूँगा, दूसरी तरफ वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं भी दे रहे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा है कि मैं किसानों के वोट से एमएलए नहीं बनाऊँ, मैं बरवाला की जनता से एमएलए बनाऊँ, तो उस पर क्या? असली बात जो मन है वो ये है कि अभय सिंह जी के इस्तीफा देने से भी सरकार नहीं गिरी, कांग्रेस के इस्तीफा देने से भी सरकार नहीं गिरेगी। असली माइक जेजेपी वाले विधायकों और जो निर्दलीय विधायक हैं वहाँ जाना चाहिए, ये कि तुम बताओ कहाँ खड़े हो, तुम बताओ कि कौन किसान के साथ हो या तुम अपनी एमएलए शिप के साथ हो। वहाँ से सरकार की चूड़ें हिल सकती हैं, कुर्सी के पाए हिल सकते हैं, अदरवाइज सारी जो विपक्ष भी अगर सारा इस्तीफा दे दे तो उससे हासिल तो नहीं हो रहा ना कुछ। ये बताइए प्रदीप जी, कोई कांग्रेस का एमएलए या कोई निर्दलीय एमएलए अगर किसान आंदोलन के पक्ष में आए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं महम से विधायक जो बलराज गुंडू जी, वो किसान आंदोलन के पक्ष में थे, तो कुछ दिन पहले उनके घर पे ईडी के छापे लगे, तो उस पर क्या? यही है सरकार। अगर तोता बन के रहोगे तो ठीक है, तोता बन के नहीं रहोगे तो आ जा। व्यापारी है वो, उसने अपने दम पे अपने कर्म से व्यापार को खड़ा किया है, तो उस व्यापार में अच्छा कुछ खोट मिलेगा भी नहीं, मुझे तो उम्मीद है। अब नहीं मिलेगा फिर ये सरकार कहाँ जाएगी? और सरकार अपने दमखम से, देखो दुर्भाग्य है इस देश का अमन कि ऐसी सरकार बन गई जहाँ पर डरा धमका करके काम लिया जाएगा। विधायकों को अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो फिर देश किस ओर जा रहा है, हमारे जैसे नौजवानों को सोचना पड़ेगा। प्रदीप जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि अब फसल की कटाई का समय आ गया, कुछ किसान अपनी कच्ची फसल को नष्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर भी एक अलग अलग विचार है। उससे नुकसान हो रहा है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, नुकसान तो ना करें तो बेटर है। और किसान, उन्होंने कह भी दिया, हमारे बड़े नेताओं ने भी बोल दिया, किसान नेता जो है उन्होंने भी बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक किसान ने कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? वो चीज़ नहीं करके हम अपना थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे ध्यान दें कि हमें अपनी फसल ये बेच करके अच्छी तरह कटाई कटुई करके अगली फसलों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस प्रकार से करनी है। सरकार अगर ये मानती हो कि किसान के बगैर इस देश में सब कुछ चल सकता है, अगर किसान ने एक बार अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया और सिर्फ अपने लिए काम करने लग गया, तो ये अन्न के जो भंडार किसान भरता है और जिससे गरीब मजदूर किसान का, मेरा छोटा
व्यापारी सबका पेट भरा जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत में हमारा राष्ट्र आ सकता है, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसका पक्ष। प्रदीप जी, जैसे पिछले दिनों खरकपुनिया गांव में महापंचायत हुई थी, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत जी ने 100 रुपये लीटर दूध 1 मार्च से हम देंगे, तो उस पर क्या है कहना? देखिए, वो 100 रुपये लीटर कह दिया गया, अब इम्प्लीमेंट की बात है। बहुत बड़ा हरियाणा है, बहुत बड़ा पंजाब है, यूपी है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो 100% हो। अब क्या करा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जालसाजी अब ये बड़े जो व्यापारी हैं, घराने हैं, ये कर जाएंगे। अब अमूल ने मदर डेयरी ने और उसने, मैंने तो नहीं देखा बट कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने कर दिया। हाँ जी, सुन में आ रहा। अब किसान ने किया नहीं, उन्होंने कर दिया। इट मीन्स कई हजार करोड़ का जनता के ऊपर मार पड़नी है। आपको नहीं पता मेट्रो सिटीज़ में थैली वाला दूध कितना यूज होता है, किससे जाता है? अमूल से जाता है, मदर डेयरी से जाता है, अदर मिल्क प्लांटों से जाता है। वो पीछे से उन्हें 100 रुपये मिल नहीं रहा, वो 40 रुपये 50 रुपये जो मिल रहा है, बट एक ही आड़ में उन्होंने अपना रेट फिक्स कर दिया। प्रदीप जी, 100 रुपये लीटर दूध होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, जैसा कि एक दिन मैं आंकड़े पढ़ रहा था, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? प्रदीप जी, जैसे कि आप, हाँ जी, किसान के घर में चलो मेरे भाई, वहाँ जा कर के देखो कि गाय भैंस जो रख रहा है वो कितने रुपए की आ रही है, उसके बाद उसको चारा कितना दिया जा रहा है, उस पर खर्च कितना हो रहा है, वो दूध कितना दे रही है, एक महीने में दूध कितना निकल रहा है, उसका बिक कितना रहा है। क्या एक बिस्किट बनाने वाला व्यक्ति जब अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद निर्धारित कर सकता है, तो मेरा किसान क्यों नहीं कर सकता? प्रदीप जी, 100 रुपये लीटर दूध ना ले तो फिर क्या करेंगे? कौन ना ले? ना लेंगे तो कैसे बिकेगा? क्या बात कर दिया आप शहर में रहते हो, आप 100 रुपये लीटर दूध लेते हो? कौन सी? आप शहर में रहते हो, आप 100 देखो, रुपये लीटर दूध लेते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मार तो इसमें आम कंज्यूमर पे पड़ेगी, लेकिन क्या आम कंज्यूमर पे आज सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, उसकी नहीं पड़ रही? क्या आम कंज्यूमर, अरे यार ये बहुत लंबी डिबेट है, आपका टीवी चैनल दिखा नहीं पाएगा इतनी, मेरे पास तो बहुत कुछ है। पर सुनो, मैं बताता हूँ, एक कुकड़ी जिसको मक्की कहते हैं, एक कुकड़ी किसान की 50 पैसे की बिकती है, 1 रुपये की बिकती है। रिलायंस फ्रेश में चलते हैं हम लोग, रैप लगा कर उसके ऊपर से पॉलीथीन की बहुत बढ़िया अच्छी सी पैकिंग करके वो 54 रुपये की बिकती है। वहाँ क्यों नहीं कहते कि 54 रुपये की कैसे क्यों बिक रही है? क्यों 100 रुपये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईजी अवेलेबल हमें 40 रुपये 50 रुपये में मिल रहा था, हमें मिल रहा था, तो हम क्यों, अरे 100 रुपये हो गया, अरे 100 रुपये क्यों ना हो? एक लिफाफे बनाता है ना, जो, सुनो मेरी बात, एक लिफाफे बनाता है, एक माइक बनाता है, एक मोबाइल बनाता है। हर व्यक्ति जब अपने प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करता है, तो मेरा किसान क्यों नहीं? प्रदीप जी, आपसे मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि जींद के बहुत ही गांव, जैसे मनोपुर जो आसपास के गांव हैं, उन्होंने 1 मार्च से 100 रुपये लीटर दूध देने का फैसला लिया है, और जो उससे कम देगा तो उस पर जुर्माने का भी वो किया, जुर्माना लगेगा। तो आप शहर में रहते हैं, आपके पास गांव से दूध आता है, आप कितने रुपये लीटर दूध लेते हो? अब तक तो जो जितने मिलता था उतने लेते थे, जब नहीं मिलेगा तो उतने लेंगे, लेना पड़ेगा। 100 रुपये लीटर ले लोगे? ले लेंगे, कम लेंगे। अपने घर की ज़रूरत मान लिया 5 लीटर थी, 4 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, लेकिन लेना तो पड़ेगा। फिर एक बात बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे 20 रुपये के लेज का पैकेट 1 रुपये के आलू से बन जाता है, 1 रुपये का लगता भी नहीं। कैलकुलेशन तो करते ही नहीं जनता, हम लोग करते ही नहीं। एक दूध तो वाकई में उतने रुपए में वो हमारे तक पहुंचना चाहिए, और वो इतनी खर्च कर रहा है, किसान जिंदा हो जाएगा, क्यों ना हो? जब एक बात बताओ, पानी की बोतल कितने रुपए लीटर की है? 20 रुपये। 20 रुपये में पानी जब 1 लीटर का बिकता है, गंगा जमुना सरस्वती के देश के अंदर 20 रुपये लीटर पानी बिक रहा है, तो दूध है वो, तो क्या दिक्कत है उसकी? 10, 20, 50 रुपये बढ़ गए तो क्यों दर्द हो रहा है? कोका कोला भी तो पी रहे हैं 50 रुपये की, 100 रुपये की। अब क्यों दर्द है, क्यों तकलीफ है, आम लोग क्यों इसकी बात को कर रहे हैं? क्योंकि हम सब पे भार पड़ेगा, भाई पड़ेगा। फिर किसान मरता रहे क्या? क्यों मरे?
जिसको नहीं पीना हो ना पिए। पर ये तो आपकी बात ठीक है प्रदीप जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि अब मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में था आपसे, जैसे 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, आंदोलन को बहुत ज़्यादा समय हो गया चलते हुए, तो जो विपक्ष है सरकार से मांग करेगा कि नहीं भाई करेगा? खूब पुरजोर मांग करेगा, सेशन चलेगा, पुरजोर मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये नेताओं को इसी तरह दबाने के लिए उन पे झूठे आरोप लगाएंगे, ईडी का डर दिखाएंगे, फलाना करेंगे, कुछ भी करें लोग इनका अब बहिष्कार करेंगे और कांग्रेस पार्टी भी इसका बहिष्कार करेगी। धन्यवाद प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद अमन जी, और फिर से मैं आपके YouTube चैनल को बधाई दूंगा और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा निष्पक्ष इस चैनल को चलाएं, लोगों से निष्पक्ष बात करें, लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो नेताओं तक पहुंचाएं और नेताओं से उन सब बातों का जवाब लें जो धरातल पर लोगों की एक ज़रूरत है। यही आपके चैनल की प्राथमिकता होनी चाहिए और मेरी बहुत बेस्ट विशेष है कि आपका चैनल पारदर्शी और दूरदर्शी बनकर के काम करे, आज के चैनलों की तरह नहीं, जिस तरह से हम देखते हैं कि हम बड़ा एक नाम भी दिया गया गोदी मीडिया। ये तो धन्यवाद है आप जैसे लोगों का, जो आम सोशल चैनल बना करके आप लोगों ने किसान की बात को आगे तक पहुंचाया और राष्ट्रीय लेवल तक ये बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक चली गई। धन्यवाद। एक बार फिर धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता प्रदीप गिल जी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।